राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम भारत के एक महान व्यक्तित्व बाल गंगाधर तिलक के उग्र राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। बाल गंगाधर तिलक को उग्र राष्ट्रवादी क्यों कहा जाता है? उग्र राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने कौन कौन से साधन अपनाए? उग्र राष्ट्रवाद के द्वारा वो भारत की स्वतंत्रता क्यों प्राप्त करना चाहते थे? उनके दृष्टिकोण में भारत की स्वतंत्रता के लिए उग्र राष्ट्रवाद होने का क्या महत्व है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए। तिलक ने कहा है कि हम सभी प्रकार के आक्रमणों से, चाहे रूस या किसी अन्य शत्रु की ओर से हों, अभेद बनाना चाहते हैं। हम सरकार से ये अनुरोध करें। लेकिन एक भाषण था, इस भाषण के 6 साल बाद 1895 में ब्रिटिश सरकार की न्याय प्रणाली से उनका विश्वास उठ गया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय साम्राज्य एक मृत कलवर है, एक विदेशी तत्व है। हमें शल्य चिकित्सा के द्वारा जीवित साम्राज्य से विदेशी तत्वों को बाहर निकालना होगा। हमें वही अधिकार मिले जो साम्राज्य के अन्य सदस्यों को प्राप्त है। भारत एक मृत कलवर के बोझ के रूप में साम्राज्य नहीं, वरन उसे एक सम्मान के रूप में आत्मसात किया जाना चाहिए। यानी तिलक चाहते थे कि भारत जो है एक साम्राज्य के रूप में ना रहे, बल्कि उसकी चिकित्सा करके उस साम्राज्य से बाहर निकले और विदेशी साम्राज्य को समाप्त करने के लिए भारत के लोग प्रयास करें। और इसी के लिए तिलक जो है ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण, दमनकारी, आर्थिक शोषण और पराधीनता की कुटिल नीतियों से तंग आकर के वो और ज़्यादा उग्र विचारक हो गए, उग्र राष्ट्रवादी हो गए। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के गर्म दलीय नेताओं के संवैधानिक प्रयासों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है। उन्होंने कहा कि भिक्षावृत्ति के द्वारा कांग्रेस स्वाधीनता प्राप्त करना चाहती है, लेकिन अंग्रेजी शासकों में कोई संवेदनशीलता नहीं है, उनमें कोई न्याय भावना नहीं है, उनमें कोई दया की भावना नहीं है। उनका शासन क्रूर एवं अत्याचारी है और उनमें कोई उदात्त भावना नहीं है। कांग्रेस कभी भी अनुनय विनय के द्वारा आम जनता के अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकती। इसके लिए हमें कठोर साधन अपनाने की आवश्यकता है। एक बार उन्होंने कहा कि अब स्वराज्य का समय आ गया है। खंड खंड में होने वाले सुधारों से काम नहीं चलेगा। देश के लिए विनाशकारी सिद्ध होने वाली इस शासन प्रणाली में या तो सुधार हो या इसे समाप्त होना चाहिए। तिलक वास्तव में एक उग्र राष्ट्रवादी विचारक थे और ब्रिटिश शासन और प्रशासन के अत्याचारों से तंग आकर के वो बहुत ही एक्सट्रीम टाइप के नेशनलिस्ट बन गए। उनको उग्र राष्ट्रवादी क्यों कहा जाता है? उग्र राष्ट्रवादी होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। ब्रिटिश विद्वान सर सिरोल ने भी उनको भारतीय अशांति का जनक कहा है, फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। यानी तिलक एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रकार से रेस्ट नहीं करता, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये सर सिरोल ने उनके व्यक्तित्व के बारे में ये बातें कही हैं। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने आजीवन अथक संघर्ष किया। उन्होंने न केवल राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व किया, बल्कि आम जनता को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित और आंदोलित किया। इस संबंध में जॉन हॉलैंड का भी कहना है कि तिलक शारीरिक बल के सिद्धांत पर विजय प्राप्त करना चाहता। यानी तिलक किसी प्रकार के संवैधानिक साधनों में विश्वास नहीं रखता, बल्कि मैनुअल लेबर के आधार पर, शारीरिक शक्ति के बल पर, हिंसा के बल पर वो भारत को आज़ाद करवाना चाहते हैं। तिलक के केस के संदर्भ में महाधिवक्ता बेनसन का कहना है कि तिलक के लेख सैन्य विद्रोह की धमकी से भरी है। वह बमों और स्वराज की शिक्षा दे रहा है। एडवोकेट जनरल बेनसन का कहना था कि तिलक जो है वो सैन्य विद्रोह के द्वारा, हिंसक विद्रोह के द्वारा, क्रांतिकारी साधनों के द्वारा देश को आज़ाद करना चाहता है। वह आम जनता को बमों की शिक्षा दे रहा है कि ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध बमों का प्रयोग करें और अपना राज लेकर के आए, अपने नियम लेकर के आए, अपने बनाए हुए कानून लेकर आए
ब्रिटिश सरकार का जो दखल अंदाजी है, जो इंटरवेंशन है, वो समाप्त हो, ब्रिटिश शासन प्रशासन को समाप्त किया जाए। इसलिए तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा जाता था, फादर ऑफ अनरेस्ट। यानी उनके विचारों में कहीं पर भी शांति नहीं थी। वो लगातार भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रति हमेशा अशांत रहते थे कि हर तरीके से जो है ब्रिटिश सरकार को परेशान किया जाए और लगातार स्वतंत्रता के प्रयास किए जाए। तिलक को एक उग्र राष्ट्रवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अत्याचारों से मुक्ति के लिए शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या को भी उचित ठहराया। उग्र राष्ट्रवादी विचारक होने के कारण उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों की बहुत प्रशंसा की और उनकी कठोर प्रतिक्रिया को न्याय के आधार पर उचित ठहराया। एक बार गांधी जी से उन्होंने कहा कि मैं सशस्त्र क्रांति को भी संवैधानिक मानता हूँ। इस समय कठिनाई यही है कि ऐसा करना संभव नहीं है। यदि मुझे आज कोई आश्वासन दे दे कि आज सशस्त्र आंदोलन को रुपए में 8 आने भर सफलता मिलेगी, तो मैं ईश्वर से यह विश्वास रखते हुए यह आंदोलन आरंभ कर दूंगा और ईश्वर पर विश्वास रखकर वह शेष 8 आना की सीमा तक भी आंदोलन को सफल कर दे। यानी एक प्रकार से तिलक उग्र राष्ट्रवादी विचारक थे और उनको लगता था कि सशस्त्र आंदोलन के द्वारा ही अगर हमें सफलता मिलनी है, 50% भी अगर संभावना है, 100 में से 50% संभावना है, तो मैं इस मूवमेंट को अभी शुरू कर सकता हूँ। तिलक ने राष्ट्रवाद को एक धर्म के रूप में माना है। उन्होंने कहा कि एक धर्म युद्ध है और विजय प्राप्त करने के लिए हिंसा का उत्तर हिंसा से देने में संकोच नहीं होना चाहिए। अपनी पुस्तक गीता रहस्य में उन्होंने बताया कि जिस तरह महाभारत में पांडवों ने अत्याचारी कौरवों को समाप्त करने के लिए शस्त्र युद्ध का सहारा लिया, ठीक उसी प्रकार भारतीयों को भी ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए कठोर प्रतिक्रिया देने में विश्वास रखना चाहिए। उनका कहना था कि शिवाजी और गणपति उत्सव को हमें मनाना आरंभ करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे पूरे देश में इन उत्सवों को मनाने की होड़ लगेगी। और काफ़ी समय के बाद जब तिलक ने महाराष्ट्र में इन उत्सवों को मनाना आरंभ किया, तो धीरे धीरे देश के दूसरे भागों में भी गणपति और शिवाजी उत्सवों को मनाना लोगों ने आरंभ कर दिया और लोगों में भाईचारा और एकता की जो भावना है उसका संचार हुआ। तिलक ने मुसलमानों का भी आह्वान किया कि वे भी स्वेच्छा से इन राष्ट्रीय उत्सवों में भाग लें। उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं के उत्सव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय उत्सव हैं। ये अन्याय पर जो है न्याय की जीत है। राष्ट्र की भलाई के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए इन उत्सव का महत्व है। ये उत्सव किसी भी तरह से मुस्लिम धर्म के प्रति नकारात्मक संदेश नहीं देते। तिलक ने ब्रिटिश नौकरशाही की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश नौकरशाही का रवैया पक्षपातपूर्ण है। ब्रिटिश नौकरशाही के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण ही भारतीयों को न्याय नहीं मिलता और वे नौकरशाही के अत्याचारों से उबर नहीं पाते। तिलक यह भी चाहता था कि ब्रिटिश नौकरशाही को देश के धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि ब्रिटिश नौकरशाही को देश के राजनीतिक दलों तक सीमित रहना चाहिए। तिलक ब्रिटिश नौकरशाही के प्रति पूरी तरह से आक्रोशित थे। उनका मानना था कि नौकरशाही हमारे सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकती है। इसके लिए ब्रिटिश नौकरशाही को उन्होंने कहा कि उन्हें केवल राजनीतिक मामलों तक सीमित रखना चाहिए, हमारे धार्मिक और सामाजिक मामलों में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तिलक को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा कि आज का युवा पश्चिमी संस्कृति की चकाचौंध में भ्रमित है। अपने इतिहास और संस्कृति को युवा वर्ग आज का भूल गया है। उसे अपनी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं का ज्ञान नहीं है। इस युवा वर्ग को भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से परिचित करवाना उनका प्रमुख कार्य है। उन्होंने कहा कि एक सच्चा राष्ट्रवादी पुरानी परंपराओं के आधार पर ही राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है। प्राचीन बातों को पूर्ण रूप से आंखों से ओझल करके किए गए सुधार उसके लिए रचनात्मक कार्य नहीं होते। हम अपनी संस्थाओं का अंग्रेजीकरण नहीं करना चाहते और न ही सामाजिक या राजनीतिक सुधारों के नाम पर उनका अराष्ट्रीयकरण करना चाहते। यानी एक प्रकार से तिलक ने कहा
कि हम प्राचीन परंपराओं को, रीति रिवाजों को भुला नहीं सकते, क्योंकि प्राचीन जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनके आधार पर ही देश की नींव खड़ी है। उनका हम अंग्रेजीकरण नहीं कर सकते या किसी प्रकार से सामाजिक या राजनीतिक सुधारों के नाम पर उनका अराष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता। एक प्रकार से तिलक ने भारत में राष्ट्रवाद के लिए देश की सभ्यता व संस्कृति पर न केवल गर्व किया, बल्कि युवाओं का आह्वान किया कि वे पश्चिमी संस्कृति की चकाचौंध से मुक्त हों। पश्चिमी संस्कृति केवल मात्र चमक है, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो खोखली है। और भारत की संस्कृति में मानवीय गुणों का समावेश है, और पश्चिमी संस्कृति में भौतिकता दिखाई देती है, भौतिकवाद दिखाई देता है। तिलक ने भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद पर भी बल दिया। उनका कहना था कि जिस तरह से नौरोजी ने धन की निकासी का सिद्धांत दिया, वो नौरोजी के इस प्रकार के धन निकासी के सिद्धांत का पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि भारत का धन बाहर से निकल करके इंग्लैंड में जा रहा है, बाहर से पैसा इंग्लैंड ज़्यादा जा रहा है और इंग्लैंड से वापसी में पैसा बहुत कम भारत आ रहा है, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है। तिलक का कहना था कि ब्रिटिश सरकार बाहर से कच्चा माल इंग्लैंड में भेजती है और उसी कच्चे माल को इंग्लैंड के उद्योगों में तैयार करके ऊंचे मूल्यों पर भारत की मंडियों में बेचा जाता है, और इससे दिन प्रतिदिन भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, भारतीय उद्योग नष्ट के कगार पर है, देश के लोगों की क्रय शक्ति लगातार घट रही है। तिलक का कहना था कि 1896 में महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा, अनगिनत लोग काल के मुंह में चले गए, ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो गई। अकाल का कारण प्राकृतिक बताकर ब्रिटिश सरकार ने अपने कर्तव्यों की पूर्ति की। 1897 में पूना में भयंकर प्लेग की बीमारी फैली, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है इसके प्रति पूरी तरह से नज़रअंदाज रही। ब्रिटिश सरकार ने हालांकि वहाँ पर ऐसे कमीशन बना करके मिस्टर रैंड की अध्यक्षता में इस तरह का लोगों की सहायता के, पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन वास्तव में आम लोगों की, प्लेग पीड़ितों की सहायता नहीं हुई और जनता ने आक्रोश में आकर पूना के जो कमिश्नर मिस्टर रैंड थे उनकी हत्या कर दी। आम जनता ने ब्रिटिश सरकार के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की कड़ी निंदा की। तिलक ने आर्थिक कारणों के आधार पर ही आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पेश की। तिलक को एक उग्र राष्ट्रवाद इसलिए भी कहा जाता है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया। उनका कहना था कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से ही देश के लोगों में आत्म स्वाभिमान पैदा हुआ, देश के लोगों में अपने देश की वस्तुओं के प्रति प्रेम पैदा हुआ। तिलक चाहते थे कि प्रत्येक भारतवासी मन व दिल से भारतीय हो, अपने देश की वस्तुओं और निर्माताओं के प्रति उनका रवैया राष्ट्रवादी। तिलक ने भी अरविंद घोष और नौरोजी की तरह स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने बंगाली क्रांतिकारियों की प्रशंसा की। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रीय जन आंदोलन बनाने के लिए विदेशी कपड़ों की होली जलाई। बंगाल से फूटी यह चिंगारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई और लोगों में स्वदेश निर्मित वस्तुओं के प्रति प्यार व आकर्षण बढ़ा। इस प्रकार तिलक ने भारत में राष्ट्रवाद की जड़ें मजबूत करने के लिए स्वदेश निर्मित वस्तुओं के प्रयोग की ओर ध्यान आकर्षित किया। तिलक ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर भी बल दिया। तिलक ने कहा कि अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल द्वारा अपनाए गए जो बहिष्कार के साधन हैं, वो सभी लोगों को आगे उनसे प्रेरित होकर के आगे उनको बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बिना स्वदेशी आंदोलन को सफल नहीं बनाया जा सकता। उनके विचार में बहिष्कार एक मजबूत राजनीतिक शस्त्र है जिसके माध्यम से अन्यायी ब्रिटिश प्रशासन को झुकने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उन्होंने स्वयं एक बार कहा कि वो दिन अब लद गए जब दाहिने गाल पर थप्पड़ मारने वाले के आगे बायां गाल भी कर दिया जाता था। यदि आप समझते हैं कि आपको मनुष्य कहलाने का अधिकार है, यदि सरकार या किसी अन्य के अत्याचारों से आप उद्विग्न होते हैं, यदि आप अपमान आपके हृदय में उद्वेलन उत्पन्न करता है, यदि अपने वीर योद्धा पूर्वजों पर आपको गर्व है, तो आप विदेशी
का पूरी तरह से बहिष्कार करें। तो एक प्रकार से तिलक ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया। तिलक को उग्र राष्ट्रवादी इसलिए भी कहा है कि उन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का विरोध किया, उन्होंने अंग्रेजी भाषा का विरोध किया और उसके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया। उनका कहना था कि पूरे देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने से ही देश के लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा ही पश्चिम शिक्षा के दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विदेशी शिक्षण संस्थानों की तरह स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए ताकि भारतीय विद्यार्थियों में अपने देश की सभ्यता व संस्कृति के संस्कार पुनः जागृत हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा ही वह भारतीय विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, त्याग, समर्पण व देशभक्ति की भावना का संचार करना चाहते थे। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की उन्होंने स्थापना की। 1881 में उन्होंने मराठा और केसरी 2 साप्ताहिक पत्रिकाएं आरंभ की ताकि इन पत्रिकाओं के माध्यम से आम जनता में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो। 1884 में तिलक व उसके मित्रों ने पूना में दक्षिण शिक्षा सभा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सभा के माध्यम से तिलक ने भारतीयों को स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जागृत किया। 1885 में इस सभा ने पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। तिलक ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया। उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा प्रणाली से भारत का विकास नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्रीय स्तर की एजुकेशन हो, राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम हो, उसी से देश में विद्यार्थियों का राष्ट्र के प्रति निष्ठा, लगन और प्रेम पैदा हो सकता है। तिलक को उग्र राष्ट्रवाद इसलिए माना जाता है कि उन्होंने देश में होम रूल लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर के उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। इस लीग के द्वारा दोनों नेताओं ने कहा कि सभी भारतीयों को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए अनवरत यानी लगातार संघर्ष करना चाहिए। हालांकि तिलक ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही पूरी विश्व में उपनिवेशों में रहने वाले लोगों को स्वायत्त शासन का अधिकार दिया गया, जबकि भारतीयों को इससे वंचित किया गया। मई 1916 में होम रूल लीग की सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा, अंग्रेजी साम्राज्यवादियों के नौकरशाही शासक अपने स्वरूप से विदेशी हैं। हमें विदेशी वस्तु को विदेशी कहने में अपराध नहीं समझना चाहिए। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार को अपने साम्राज्य के घटकों को स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए। तिलक ने भारत में संघीय राजनीतिक ढांचे की स्थापना पर भी बल दिया। इस प्रकार तिलक वास्तव में भारतीय शांति के जनक थे। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में राष्ट्रवाद को विकसित करने के लिए अथक संघर्ष किया। तो तिलक के इन्हीं विचारों के कारण उन्हें जो है उग्र राष्ट्रवादी कहा जाता है। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर था, वीडियो, ये बाल गंगाधर तिलक के उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित था कि बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवादी क्यों थे, क्या क्या कारण रहे, क्या क्या पृष्ठभूमि रही और उग्र राष्ट्रवाद के द्वारा वो भारत में किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते थे, किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे। जितने भी नरम दल के नेता थे, उन कांग्रेस के नरम दलीय नेताओं की नीतियों का उन्होंने क्यों आलोचना की, किस तरह से उन्होंने माना कि केवल उग्र तरीके से, क्रांतिकारी तरीके से ही भारत को स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है। नरम दलीय नेताओं के संवैधानिक साधन जैसे प्रार्थना पत्र, ज्ञापन, धरने प्रदर्शन के द्वारा भारत को आज़ादी नहीं मिल सकती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको आसानी से संवैधानिक तरीके से अनुनय विनय से कोई आज़ादी प्राप्त हुई हो। इसके लिए हमें कठोर संघर्ष करना पड़ेगा। तो तिलक के उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक केवल सब्सक्राइब के माध्यम से ही पहुंच सकती है। धन्यवाद।